नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस यात्रा में। फ्रेंड्स, स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में स्थानांतरण करने की बात की जा रही है। फिलहाल ये राज्य सूची का विषय है। तो राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण करने से कितना फर्क पड़ेगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट होगी, इस स्थानांतरण के पक्ष में और विपक्ष में क्या तर्क हैं, वो सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य को संविधान के तहत समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। वर्तमान में स्वास्थ्य राज्य सूची के अंतर्गत आता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। एनके सिंह ने हेल्थ केयर में निवेश के लिए एक समर्पित विकास वित्त संस्थान अर्थात डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हेतु भी काम किया है। स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने के पक्ष में क्या तर्क हैं, वो देख लेते हैं। केंद्र की जिम्मेदारी में वृद्धि। स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किए जाने से केंद्र को नियामक परिवर्तनों को लागू करने, बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने और सभी पक्षों के दायित्वों को सुदृढ़ करने के लिए अधिक अवसर मिलेगा। अधिनियमों का युक्तिकरण और सरल बनाना। स्वास्थ्य क्षेत्र में अनेक अधिनियमों, नियमों और विनियमों तथा तेजी से उभरने वाली संस्थानों की बहुलता है। फिर भी इस क्षेत्र का विनियमन उचित रूप से नहीं होता है। स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में स्थानांतरित करके कार्यप्रणाली में एक रूपता सुनिश्चित की जा सकती है। केंद्र की विशेषज्ञता। केंद्र सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्यों की तुलना में तकनीकी रूप से बेहतर है, क्योंकि इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रबंधन के लिए समर्पित अनेक शोध निकायों और विभागों की सहायता प्राप्त है। दूसरी ओर राज्यों के पास व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों को स्वतंत्र रूप से डिजाइन करने की तकनीकी विशेषज्ञता नहीं है। स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने के विपक्ष में क्या तर्क हैं, वो देख लेते हैं। तो स्वास्थ्य का अधिकार। सभी के लिए सुलभ, सस्ती और पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा के प्रावधान की गारंटी देना ना तो आवश्यक है और ना ही पर्याप्त है। स्वास्थ्य का अधिकार पहले ही संविधान के अनुच्छेद 21 के माध्यम से प्रदान किया गया है, जो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। संघीय संरचना को चुनौती। राज्य सूची से केंद्र सूची में अधिक विषयों को स्थानांतरित करने से भारत की संघीय प्रकृति दुर्बल होगी, क्योंकि फ्रेंड्स, समवर्ती सूची के मामले में राज्यों के मुकाबले केंद्र ज्यादा अधिकार रखता है। हालांकि समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास है, परंतु जिस विषय पर केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा कानून बनाया जाता है, तो उसमें केंद्रीय कानून को प्राथमिकता दी जाती है, केंद्रीय कानून को मान्यता दी जाती है। न्यास सहकारी संघवाद। केंद्र को अपने अधिकारों का इस प्रकार से इस्तेमाल करना होगा जिससे राज्यों को उनके संवैधानिक दायित्वों जैसे सभी के लिए पर्याप्त, सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने में मदद मिल सके। केंद्र पर अधिक जिम्मेदारी। केंद्र के पास पहले से ही अधिक जिम्मेदारियां हैं, जिनसे निपटने के लिए वह संघर्ष करता रहता है। अधिक जिम्मेदारियां लेने से ना तो राज्यों को और ना ही केंद्र को अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने में मदद मिलेगी। राज्यों को प्रोत्साहित करना। केंद्र द्वारा एकत्रित किए जाने वाले करों का 41% हिस्सा राज्य सरकारों को जाता है। केंद्र द्वारा राज्यों को अपेक्षित जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही राज्यों को भी स्वयं के संसाधन का उपयोग करके अपने दायित्वों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। स्वास्थ्य को राज्य सूची का विषय होने के बाद भी इस पर केंद्र के रचनात्मक सहयोग को राज्यों को अपनाना चाहिए। नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक, बीमा आधारित कार्यक्रम अर्थात आयुष्मान भारत के माध्यम से वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए बेहतर विनियामक वातावरण और चिकित्सा शिक्षा ऐसे ही उदाहरण हैं जो राज्यों को सही दिशा में प्रेरित कर सकते हैं। स्वास्थ्य देखभाल के लिए विकासात्मक वित्त संस्थान अर्थात डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। स्वास्थ्य क्षेत्र में विशिष्ट डीएफआई की जरूरत वैसे ही होती है जैसे अन्य क्षेत्रों को होती है, जैसे नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक आदि। इस तरह के डीएफआई से टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में स्वास्थ्य सुविधा की पहुंच बढ़ेगी तथा इससे धन के समुचित उपयोग सुनिश्चित करने वाली तकनीकी सहायता भी मिलेगी। एनके सिंह के द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए दिए गए कुछ अन्य सुझावों पर भी नजर डाल लेते हैं। तो पहला है स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च को वर्ष 2025 तक जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाना। दूसरा है विशेष रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सभी राज्यों की एक मौलिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए और कम से कम 2/3 धनराशि का आवंटन स्वास्थ्य क्षेत्र को किया जाना चाहिए।
तीसरा है केंद्र और राज्य दोनों के लिए स्वास्थ्य देखभाल कोड का मानकीकरण करना। चौथा है अखिल भारतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा का गठन। इस सेवा का गठन चिकित्सा हेतु डॉक्टरों की उपलब्धता में राज्यवार अंतर को देखते हुए करना आवश्यक है, जैसा कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 की धारा 2A के तहत परिकल्पित है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा बीमा के महत्व पर जोर देना, क्योंकि समाज का एक बड़ा वर्ग अभी भी इसकी पहुंच से दूर है। हेल्थ केयर बीमा के सार्वभौमिकरण की आवश्यकता। मौजूदा बीमा कवरेज क्षेत्र को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नीचे के 2 आय पंचमक और वाणिज्यिक बीमा बड़े पैमाने पर शीर्ष के आय पंचमक को कवर करती है, जिससे बीच में एक अनुपस्थित मध्य वर्ग अर्थात मिसिंग मिडल पैदा होता है। अब ये मिसिंग मिडल क्या है वो जान लेते हैं। यह वर्ग 2 आय पंचमकों के बीच के लोगों को संदर्भित करता है, जहां वाणिज्यिक बीमा का खर्च उठाने वाली जनसंख्या और सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत कवर किए जाने हेतु पर्याप्त गरीब जनसंख्या नहीं है। अब जान लेते हैं समवर्ती सूची के विषय में। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दी गई है। उल्लेखनीय है कि संसद तथा राज्य विधानसभा दोनों ही समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया था। इस सूची में मुख्यतः ऐसे विषय शामिल किए गए हैं जिन पर पूरे देश में कानून की एकरूपता वांछनीय है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। हालांकि राज्य के कानून को केंद्रीय कानून का विरोधी नहीं होना चाहिए। कई बार संबंधित विषय पर केंद्रीय कानून की मौजूदगी इस पर राज्य के कानून बनाने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। समवर्ती सूची में स्टाम्प ड्यूटी, ड्रग्स एवं जहर, बिजली, समाचार पत्र, आपराधिक कानून, श्रम कल्याण जैसे कुल 52 विषय, मूल रूप से 47 विषय इसमें शामिल थे, लेकिन फिलहाल अभी 52 विषय शामिल है। ध्यातव्य है कि वर्ष 1976 के 42वें संशोधन के माध्यम से राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। इन 5 विषयों में शामिल हैं शिक्षा, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, वन, नापतोल और न्याय प्रशासन। अब जान लेते हैं विकास वित्तीय संस्थान क्या होते हैं, अर्थात डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या हैं। तो ये विकासशील देशों में विकास परियोजनाओं को वित्त प्रदान करने के लिए विशेष रूप से स्थापित संस्थान है। ये बैंक आमतौर पर राष्ट्रीय सरकारों के स्वामित्व वाले होते हैं। इन बैंकों की पूंजी का स्रोत राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय विकास निधि है। यह विभिन्न विकास परियोजनाओं को प्रतिस्पर्धी दर पर वित्त प्रदान करने की क्षमता रखता है। तो फ्रेंड्स, ये है इस वीडियो का अंत और उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए जहां भी आप शेयर कर सकते हैं। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। और यदि आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो उनको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए आने वाली हैं, तो उसको भी आप फॉलो करना ना भूलें। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।